Hello everyone, welcome back to our channel Fight for your dreams. So let's fight with me. I am अमनदीप. हम कवर कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स, जिसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स को हम कवर करेंगे जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, कुछ ऐसी बातें भी हो सकती है जो इम्पोर्टेंट नहीं होगी, लेकिन वीक के अंदर जो न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये डिज़ाइन किया है कॉन्सेप्ट को. तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है बीमा बांस. इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिससे आप अपने नोट्स बना सकते हैं. ठीक है, बीमा बांस जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है. ठीक है, ये बांस की एक प्रजाति है, ठीक है, जो बहुत तेज़ी से विकसित हो जाती है, यानी एक दिन में ये 1.5 फीट तक इसकी लंबाई बढ़ जाती है. ठीक है, ये ऑक्सीजन की काफ़ी बड़ी मात्रा को ये उत्सर्जित करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशेषित करता है. तो अपने को पता ही है, जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा में काफ़ी कमी आ रही है. तो उसी को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने अपने परिसर में, ठीक है, बीमा बांस का एक ऑक्सीजन पार्क डिजाइन करना किया है. ठीक है, उन्होंने, किसने, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने अपने परिसर के भीतर बीमा बांस के ऑक्सीजन पार्क का डिजाइन किया है. ठीक है, और ये है बीमा बांस, आप देख सकते हैं. इसके प्रमुख बिंदु क्या है, ये जो है पूरा का पूरा जो ऑक्सीजन पार्क है ये कोयम्बटूर का पार्क है. ठीक है, कोयम्बटूर के अंदर ये लगभग 1.45 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा. इस पार्क के अंदर बीमा बांस के विशेष किस्म के पौधे लगाए जाएंगे. और ये किस लिए फेमस है, क्योंकि ये किसी भी तरीके की जलवायु में ये विकसित हो सकता है. एक बार इसकी अगर कटिंग हो जाती है, ठीक है, फसल इसकी आ जाती है और कटिंग के बाद में दोबारा इसको उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. किसी भी मिट्टी में, किसी भी प्रकार की जलवायु में ये ढल सकता है. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत तेज़ी से, सबसे तेज़ी से उगने वाले पौधों में से एक है, यानी कि एक दिन में 1.5 फीट की ऊंचाई तक ये बढ़ जाता है. ठीक है, बीमा बांस जो है वो क्लोन है बम्बूसा बालकुआ की एक क्लोन है जिसे चयन किया गया है. ओके, क्लियर है. इसके अलावा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए, सबसे अच्छा कार्बन सिंक है. ठीक है, उल्लेखनीय है कि बीमा बांस विकसित होने पर, जब ये बीमा बांस जो है वो विकसित हो जाता है, जब ये डेवलप हो जाता है तो लगभग 300 किलो ऑक्सीजन देता है. 80 टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशेषित करने में इसकी कैपेसिटी रहती है. इसीलिए तमिलनाडु विश्वविद्यालय ने इसे, कृषि विश्वविद्यालय ने इसे प्राथमिकता दी है. अगर हम बीमा बांस की अलग विशेषताओं के बारे में जानते हैं, बताते हैं, तो ये आ ही जाएगा कि फसल के चक्र के बाद में इसे दोबारा उगाने की जरूरत नहीं पड़ती है. ये किसी भी उत्कृष्ट संस्कृति के माध्यम से उत्पन्न होते हैं. ठीक है, जो इसे विभिन्न मिट्टी और जलवायु में ढलने की सुविधा प्रदान करते हैं. बीमा बांस का जो कैलोरी मान होता है वो कोयले के लगभग बराबर होता है. आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कोयले का कैलोरी मान कितना होता है. ओके, तो बीमा बांस का कैलोरी मान कोयले के बराबर होता है. यही कारण है कि सीमेंट उद्योगों ने इस बांस को अपने बॉयलरों के लिए खरीदना शुरू कर दिया है. तो अब राष्ट्रीय बांस मिशन चर्चा में रहा है. तो इस मिशन की शुरुआत हुई थी 2018-19 के अंदर. ठीक है, और ये लगभग 21 राज्यों के अंदर लागू किया जा रहा है. तो आई होप पूरा बीमा बांस का आपको पूरा सिस्टम याद रहेगा. ठीक है, किस लिए ज़रूरी है ये, ऑक्सीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक प्रकार की क्लोन है. तो आई होप, और इसे किसने पार्क का डिज़ाइन किया है, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने, कोयम्बटूर में है ये. ओके, तो इतना आपको पॉइंट समझ आ गया होगा. अब अपने चलते अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है ईरान की फरजाद बी गैस फील्ड. ठीक है, इसकी खोज भारत ने की थी, लेकिन ईरान ने अपनी लोकल जो वहाँ की कंपनी है, ठीक है, स्थानीय कंपनी को इसका ठेका दे दिया है, इसको विकसित करने का ठेका दे दिया है. तो भारत के द्वारा इस पर निवेशित किए गए जितने भी पैसे थे, जितने भी रुपए थे, वो डूब चुके हैं. इसीलिए ये न्यूज़ में है. ठीक है, ईरान की फरजाद बी गैस फील्ड चर्चा में क्यों है. हाल ही में ईरान ने फरजाद बी गैस फील्ड को विकसित करने का ठेका अपनी स्थानीय कंपनी पेट्रोपार्स को दे दिया है. ठीक है, अगर कोई वर्ड आपसे पूछते हैं ना कि पेट्रोपार्स क्या है, तो पेट्रोपार्स जो है वो ईरान की कंपनी है. ठीक है, पेट्रोपार्स ग्रुप को दे दिया है. इससे भारत के हितों को धक्का लगा है. ठीक है, अब समझ लेते हैं कि अपना क्या है ये ईरान की फरजाद बी फील्ड, गैस फील्ड. देखिए, ईरान की जो फरजाद बी गैस फील्ड थी, इसकी खोज भारत ने की थी. भारत की ONGC कंपनी ने की थी. ठीक है,
किसने की थी? ईरान की फरजाद बी गैस फील्ड की खोज की थी भारत की ONGC कंपनी ने। ठीक है, भारत सरकार के स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम, ठीक है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम की विदेशी निवेश शाखा ONGC विदेश लिमिटेड ने वर्ष तो अपनी न्यूज है ईरान की फरजाद बी गैस फील्ड। ठीक है, ये न्यूज में क्यों है? देखिए, इस गैस फील्ड की खोज की थी भारत की कंपनी ने, जो कि विदेश के अंदर है, ईरान के अंदर है। इस भारत की कंपनी ने की थी खोज, लेकिन ईरान ने क्या किया? इस गैस फील्ड को विकसित करने का ठेका अपनी कंपनी को दे दिया, जिससे भारत द्वारा किया गया जो निवेश है इस गैस फील्ड के अंदर वो पूरा का पूरा डूब चुका है। इसीलिए ये गैस फील्ड जो है वो चर्चा का विषय बनी है। ठीक है, ईरान की फरजाद बी गैस फील्ड चर्चा में क्यों है? हाल ही में ईरान ने फरजाद बी गैस फील्ड को विकसित करने का ठेका अपनी स्थानीय कंपनी पेट्रोपार्स को दिया है। किसको दिया है? पेट्रोपार्स को दिया है। तो ठीक है, अगर ये वर्ड अगर आपके सामने आता है पेट्रोपार्स क्या है, तो ये स्थानीय कंपनी है ईरान की। ठीक है, पेट्रोपार्स ग्रुप को दे दिया है, इससे भारत के हितों को धक्का लगा है। तो भाई देखिए क्या प्रमुख बिंदु है इसके। ईरान की फरजाद बी गैस फील्ड जो है उसकी खोज भारत की कंपनी ने की थी। भारत की कंपनी थी ONGC, यानी कि तेल और ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। ठीक है, तो ये कंपनी थी तेल और प्राकृतिक गैस निगम कंपनी थी। ये भारत में नहीं है, विदेश के अंदर ही थी, विदेशी शाखा। ठीक है, ONGC विदेश लिमिटेड ने वर्ष 2008 में फारस की खाड़ी के उपतटीय अपतटीय अन्वेषण ब्लॉक में एक विशाल गैस क्षेत्र की खोज की थी, जिसे बाद में फरजाद बी गैस फील्ड का नाम दे दिया गया था। हम जो इस गैस फील्ड की बात कर रहे हैं, इसकी खोज भारत की, ठीक है, भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी ने खोज की थी 2008 के अंदर फारस की खाड़ी के अंदर। ठीक है, OVL और उसके सहयोगियों ने इस खोज के लिए भारी निवेश किया था। तो भाई ये जो हमारी कंपनी है ONGC विदेश लिमिटेड कंपनी है, इसके लिए और उसके सहयोगी जो थे इसके लिए काफी भारी निवेश किया था। लगभग अरबों में इन्होंने 4 अरब डॉलर का निवेश किया था। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब इसके लिए जो निवेश तो इन्होंने कर दिया, लेकिन ईरान ने इस गैस फील्ड को खुद ही विकसित करने का फैसला ले लिया है। ईरान की स्थानीय कंपनी जो है पेट्रोपार्स ग्रुप फरजाद भी गैस की से प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण करेगी और उसका विपणन करेगी। यानी कि अब बोले कि जो भी आपने चलो खोज कर दी है, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, तो अब हम अपना ये हमारी फारस की खाड़ी के अंदर है और हम अपने आप इसका पूरा का पूरा संभाल लेंगे। ठीक है, आपने जो किया उसका क्रेडिट ना तो हम आपको देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपका जो पैसा है ना हम वो आपको पैसा देंगे। तो ईरान के इस कदम से भारत का फरजाद भी गैस फील्ड में अब तक किया गया जो पूरा का पूरा निवेश है वो डूब चुका है। उल्लेखनीय है कि मैंने 4000 ओके सही है, ईरान के इस कदम से क्या हुआ, फरजाद बी गैस फील्ड के अंदर अब तक का जो भारत का किया हुआ निवेश था वो डूब गया। इससे पहले ईरान हमें एक और झटका दे चुका है, जो चाबहार रेलवे लिंक है, ठीक है, परियोजना जो थी उसके लिए भारत ने ऑफर किए थे, 2 अरब डॉलर का प्रस्ताव दिया था, जिसको ईरान ने खारिज कर दिया। ईरान ने कहा कि भाई हम अपने स्थानीय कंपनियों की सहायता से यहाँ पर रेलवे का निर्माण करेंगे। ठीक है, रेलवे लिंक को निर्मित करेंगे। ऐसा ईरान क्यों कर रहा है? क्योंकि ईरान के ऊपर चीन की आर्थिक नीतियों का प्रभाव है, इसीलिए ईरान इन कदमों को उठा रहा है। क्लियर है? फरजाद बी गैस जो है उसके बारे में अपने समझ लेते हैं। फरजाद बी गैस फील्ड जो है फारस की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, फारस की खाड़ी में स्थित है। फरजाद बी गैस फील्ड जो है 23 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस रिजर्व है। इसमें 60% तक गैस निकाली जा सकती है। इसके अतिरिक्त इस गैस फील्ड में गैस कंटेनर्स है, जिसमें लगभग 5000 बैरल के प्रति बिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद है। बस आपको इतना याद रखना है कि जो ये फील्ड है ये फारस की खाड़ी में स्थित है और इसके अंदर से लगभग 23 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से गैस रिजर्व किया गया है। ठीक है, यानी कि अगले 5 साल तक हर रोज इसमें से 2.8 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस निकाली जा सकती है। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट गैस फील्ड थी, जिसका ठेका अब ईरान ने खुद की कंपनी को दे दिया है और भारत का जो निवेश किया गया है उसे पूरी तरीके से डुबा दिया गया है ना। तो इससे क्या होगा, ईरान और भारत के जो अपने रणनीतिक जो
संबंध थे उसके अंदर काफी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये सारा प्रभाव किसकी वजह से? चाइना की आर्थिक नीतियों की वजह से। चाइना ने भारी निवेश किया है ईरान के अंदर, जिस वजह से ईरान उसकी आर्थिक नीतियों के तले दब रहा है और अपनी विदेश नीति को क्या कर रहा है? खराब कर रहे हैं ना। फारस की खाड़ी संयुक्त राष्ट्र संघ हिंद महासागर के पश्चिम एशिया में एक विस्तार को फारस की खाड़ी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो फारस की खाड़ी ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच में है। आप मैप पर इसको एक बार देख लेना। फारस की खाड़ी के चारों ओर 8 खाड़ी देश है। फारस की खाड़ी के चारों ओर कितने देश है? 8 खाड़ी देश है। बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। क्लियर है? इन खाड़ी देशों द्वारा फारस की खाड़ी के संसाधनों का दोहन किया जाता है। फारस की खाड़ी में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की प्रचुर भंडार है। फारस की खाड़ी के अंदर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार है। यही कारण है कि इस क्षेत्र का पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक महत्व काफी ज्यादा है। ठीक है, इस क्षेत्र का पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक महत्व काफी ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो देश है वो यहाँ से अपने देश के जो प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल की जो जरूरत है उसको पूरा करते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र का काफी महत्व बढ़ जाता है। फारस की खाड़ी का भारत के लिए महत्व क्या है? भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा फारस की खाड़ी से आयात करता है। इस क्षेत्र में स्थित देशों से भारत द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आयात की जाती है। तो आपको इतना पॉइंट समझ आ गया होगा। क्लियर है? ईरान की फरजाद बी गैस फील्ड। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज जो है वो है ब्लैक फंगस, एक नई चुनौती। कोरोना वायरस से तो पूरा भारत जैसे जूझ ही रहा है, लेकिन एक और परेशानी हमारे सामने आ चुकी है जो है ब्लैक फंगस। हाल ही में भारत सरकार ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को ब्लैक फंगस के संबंध में अधिसूचना जारी की है। ठीक है, अधिसूचना जारी करके उन्होंने कहा कि इसको महामारी घोषित कर दिया जाए। ठीक है, वर्तमान में देश में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर चल रही है। इस बीच देश के समक्ष ब्लैक फंगस नामक एक नई बीमारी ने चुनौती बढ़ा दी है। भारत सरकार के लिए ब्लैक फंगस अब बड़ी चिंता बन चुकी है। भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को इसे महामारी एक्ट के तहत नोटेबल डिजीज घोषित करने को कहा है। आपको ये चीजें याद नहीं करनी है, क्योंकि ये जो बातें हैं ये स्थायी नहीं है, ये स्थायी नहीं है। हर रोज इस पर क्या होगा? चेंजेस होंगे। ठीक है, बस आपको ब्लैक फंगस के बारे में याद रखना है, कोई आंकड़े याद नहीं रखने हैं। अभी तक के इसके जो मामले हैं ब्लैक फंगस के वो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु में आ चुके हैं, और यहाँ पर ब्लैक फंगस को महामारी भी घोषित कर दिया है। इसके अलावा दिल्ली में भी मरीजों के लिए अलग से सेंटर बना दिए गए हैं। देखिए, वैसे कहा जा रहा है ब्लैक फंगस उन लोगों को हो रहा है जो कोविड-19 की स्थिति से ठीक हो चुके हैं, जिनको पहले से डायबिटीज है, जिनको पहले से शुगर है, या जिनके जो इम्यूनिटी पावर है उनकी कमजोर हो चुकी है, उन लोगों के अंदर इस डिजीज को देखा जा रहा है। ठीक है, इस डिजीज का जो नाम है ये आप याद रख लेना, म्यूकर माइकोसिस। ठीक है, इस डिजीज का जो संक्रमण है वो है म्यूकर माइकोसिस नामक फंगल संक्रमण से। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको ब्लैक फंगस कहते हैं, क्योंकि इससे स्किन जो है वो खराब हो जाती है। स्किन जो है नाक के पास की और आंखों के पास की स्किन खराब हो जाती है, और खराब होके ये गलने लग जाती है, और बिल्कुल ही बस वो जो हमारी स्किन होती है वो प्रभाव छोड़ देती है, बिल्कुल कोई उसके अंदर एक्टिविटी नहीं होती, जिसकी वजह से वो काली पड़ने लग जाती है। जैसे अपने चपाती काफी दिनों तक रख दें, उसके अंदर फंगस लग जाती है और वो काली पड़ने लग जाती है, उसी तरीके से स्किन पर भी यही अफेक्ट होता है। तो जिसको फंगस बोलने लगे, ब्लैक फंगस कहा जाने लगा। ब्लैक फंगस या फिर म्यूकर माइकोसिस होता क्या है? भारतीय चिकित्सा विज्ञान परिषद के मुताबिक ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस एक तरह की दुर्लभ फंगल इन्फेक्शन है ये, जो शरीर में बहुत तेजी से फैलता है। ये इंसान के मस्तिष्क, फेफड़े और त्वचा पर असर डालती है। इस बीमारी में कईयों की आंखों की रोशनी चली गई है, वहीं कुछ मरीजों के जबड़े और नाक की हड्डी गल जाती है। अगर समय रहते इसका इलाज ना मिले तो मृत्यु भी हो सकती है मरीज की। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी है कि हमें किसी के साथ में भेदभाव की नीति नहीं अपनानी है। अगर कोई बीमार है तो हमें बीमार के प्रति लड़ाई नहीं करनी है, हमें बीमारी से लड़ना है। ठीक है, हमें अगर आपके आसपास में ऐसा कोई अगर आप मामला देखते हो तो उसके प्रति सहानुभूति जताइए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे घृणा की दृष्टि से देखें, है ना। तो ये जो चीजें हैं, इसे जो किसी के मन के भाव जो होते हैं वो बदलने लग जाते हैं, उन भावों को बदलना ही नहीं है। ठीक है, अपने आस पड़ोस में एक दूसरे की हेल्प करनी है।
ठीक है, ये क्या है, ये मानवता के नाते हमें करना है, कोई इसके लिए सरकार हर चीज़ में जिम्मेदारी नहीं निभा सकती है हर जगह पर, इसके लिए मानवता को आगे रखना है। ठीक है, तो आई होप आप इन सब चीज़ों को जानते हैं मुझसे बेहतर तरीके से। ठीक है, तो इस बीमारी से खतरा किन लोगों को है? जो लोग पहले से बीमार हैं उन लोगों को खतरा है, उन लोगों को खतरा है जो पहले से बीमार है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर जो है वो कमज़ोर होने लग जाती है, उनके शरीर की पर्यावरणीय रोगजनक जो लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम होने लग जाती है। ऐसे लोग जो पहले से अस्पताल में थे, कोरोना के इलाज के लिए थे, भर्ती थे, वहाँ के पर्यावरण के अंदर, है ना, वहाँ के पर्यावरण में ये फंगल मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो जो कोरोना वायरस के जो मरीज हैं वो जल्दी से संक्रमण में आ जाते हैं। वैसे जो कोरोना वायरस से ठीक होने के लिए जो दवाइयाँ ली जा रही है, कहा जा रहा है उससे भी इन्फेक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण होते हैं, इसे बुखार, सिर दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, खून की उल्टी आने लग जाती है और मानसिक स्थिति में बदलाव होने लग जाता है, यानी व्यक्ति कुछ अलग अलग प्रकार के एक्ट करने लग जाता है। नाक और आंखों के पास दर्द होने लगता है और स्किन जो है वो जलने लगती है, स्किन रेड होने लगती है। ठीक है, ये इन्फेक्शन होते हैं, फुंसी होने लगती है चेहरे पे, छाले पड़ने लगते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन वाली जगह जो होती है वो काली पड़ने लग जाती है। ठीक है, कुछ मरीजों को आंखों में दर्द होने लगता है, धुंधला दिखाई देने लगता है, पेट दर्द होता है, उल्टियाँ महसूस होने लगती है। ठीक है, आपको इन न्यूज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सुनना है और अपने माइंड को फ्रेश रखना है। ठीक है, और क्या करना है, 2 गज की दूरी है ज़रूरी, मास्क भी ज़रूरी है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा न्यूज़ को मत सुनिए, बीमारियों की न्यूज़ को मत सुनिए, लेकिन परहेज ज़रूर कीजिए हर चीज़ों का। ब्लैक फंगस के उपचार क्या है कि इसकी फंगस की जो है वो सर्जरी हो सकती है, डायबिटीज़ पे कंट्रोल होना चाहिए, जो दवाइयाँ हम ले रहे हैं उसको थोड़ा यूज़ कम कीजिए, लेकिन जो इम्यूनिटी पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जो डॉक्टर्स बताते हैं ना उनको ट्राई करने की कोशिश कीजिए। और अब बात आती है वाइट फंगस की। ब्लैक फंगस तो चल ही रहा है, साथ साथ में वाइट फंगस भी आ गया है, लेकिन अब वाइट फंगस के जो मामले हैं वो बहुत कम है, लेकिन बिहार और पटना के अंदर वाइट फंगस के मामले देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन ये फेफड़ों पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। सामान्य बीमारी है, चर्म रोग से संबंधित है, फेफड़े और शरीर के आंतरिक हिस्से काफ़ी इससे प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा इससे प्रभाव अभी तक इंडिया में देखने को नहीं मिला है। तो ये थी ब्लैक और वाइट फंगस की। आपको इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो आपको याद रखना है। ओके, क्लियर है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट बात की, नेक्स्ट न्यूज़ की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नीति आयोग ने बोला है कि एक विकासात्मक परियोजना को लाया जाएगा, मंजूरी दे दी है। ठीक है, नीति आयोग ने हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप के लिए नीति आयोग की विकासात्मक परियोजना के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, पहले तो देखिए भारत सरकार का जो पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय था उसकी पर्यावरण समिति थी, पर्यावरण मूल्यांकन, वेट ये टैब क्यों नहीं हो रहा, हाँ जी, पर्यावरण मूल्यांकन समिति है। ठीक है, पर्यावरण मूल्यांकन समिति है। इस समिति ने पहले इस परियोजना को लाने से बिल्कुल मना कर दिया था और चिंता व्यक्त की थी कि नीति आयोग की ये जो परियोजना है ये कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो संरक्षण है, वहाँ की जो पर्यावरणीय संरक्षणता है उसको धक्का दे सकती है, उसको नुकसान पहुँचा सकती है। पहले इस समिति ने मना कर दिया था, लेकिन अब उसको मंजूरी दे दी है, इसीलिए ये चर्चा का विषय बन गया है। मुख्य बिंदु क्या है, हाल ही में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जो पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति थी उसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप हेतु नीति आयोग की विकासात्मक परियोजना के लिए आकलन को मंजूरी दे दी है। ठीक है, इससे पहले मंजूरी देने से इन्होंने चिंता व्यक्त की थी, लेकिन अब समिति ने मंजूरी दे दी है, तो इसके लिए ये चर्चा का विषय है। नीति आयोग की विकासात्मक परियोजना है क्या? ये 2 क्षेत्रों के अंदर लाई जा रही है, ग्रेट निकोबार द्वीप में और लिटिल अंडमान द्वीप के अंदर। ठीक है, ये विकासात्मक परियोजना है। क्यों लाई गई है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगस्त 2020 में घोषणा की थी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मैरीटाइम एंड स्टार्टअप हब के रूप में विकसित किया जाएगा। किसके रूप में? मैरीटाइम एंड स्टार्टअप
हब के रूप के अंदर विकसित किया जाएगा। उसी के बाद से नीति आयोग ने इसके लिए काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके लिए इन्होंने नीति आयोग ने विजन डॉक्यूमेंट पेश किए थे, जिसके अंदर इन्होंने अपनी परियोजना के बारे में बताया था कि कौन कौन सी सुविधाएं ये मैरीटाइम एंड स्टार्टअप हब के जरिए देना चाहते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं, हमने दो जगह की बात की, ग्रेट निकोबार, ग्रेट और लिटिल की बात कर रहे हैं। अरे, ग्रेट और लिटिल, ठीक है, ग्रेट निकोबार और लिटिल अंडमान द्वीप में। ग्रेट निकोबार के अंदर तो ये बनाएंगे अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिजली संयंत्र, टाउनशिप कॉम्प्लेक्स, कन्वेंशन सेंटर, अस्पताल, विशेष वन रिसोर्ट, ये सारी चीजें बनेंगी हमारे ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के अंदर। ठीक है, और लिटिल अंडमान द्वीप के अंदर ये बनाएंगे मेगा सिटी प्लान। ठीक है, इन्होंने लिटिल अंडमान के लिए बनाया है एक मेगा सिटी प्लान। इस मेगा सिटी प्लान को 680 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर बनाया जाएगा। ठीक है, जिससे क्या हो सकेगा, एक मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में इस क्षेत्र को विकसित किया जा सकेगा और क्या कर सकेंगे, सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों के साथ में प्रतिस्पर्धा भारत कर सकेगा। ठीक है, इसके अंदर अंडर वाटर रिजॉर्ट बनाया जाएगा, कसिनो, गोल्फ कोर्स, कन्वेंशन सेंटर, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अस्पताल, विशेष वन रिसोर्ट इत्यादि का विकास किया जाएगा। ठीक है, वैसे ये ज्यादातर सेम ही है ना, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में बनाया जाएगा और लिटिल अंडमान निकोबार में जो बनाया जाएगा वो सेम ही है। ठीक है, तो आप ये याद रख लेना इस परियोजना के तहत क्या है। लेकिन इस परियोजना के तहत मुद्दे क्या है, नीति आयोग की अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए विकासात्मक परियोजना के लिए पर्यावरणविद जो है उन्होंने आलोचना जारी कर दी है। वो आलोचना कर रहे हैं कि ये जो परियोजना है, ठीक है, इससे अंडमान द्वीप के काफी विभिन्न क्षेत्रों को क्षति पहुंचेगी और वहां का जो पारिस्थितिक तंत्र जो है वो काफी नष्ट हो जाएगा। ठीक है, वो पारिस्थितिक जो तंत्र है वो नष्ट होने की संभावना है। वैसे भी हमने प्रकृति के साथ में जो छेड़छाड़ की है उसका नतीजा हम अभी भी भुगत रहे हैं। तो कुछ पर्यावरणविदों ने इसके लिए कहा है कि पारिस्थितिक जो है, वहाँ की जो परिस्थितियां हैं, वहाँ के जो पर्यावरण है वो काफी संवेदनशील है, उसे संभाल के रखना चाहिए, ना कि उसको नष्ट करना चाहिए। स्थानीय अधिकार वहाँ के जो है वो खत्म हो जाएंगे। भूकंप और सुनामी के प्रति वो जो क्षेत्र है वो सुभेद्य है, तो इसीलिए जो आप डेवलप कर रहे हो उसको खत्म होने का भी खतरा वहां पर जायज है। इतना पैसा आप जायज सी बातें लगाएंगे और वहां पर भूकंप और सुनामी जैसे जो अगर कोई प्रकोप आता है तो वो तो सब नष्ट होगा ही, लेकिन आपकी छेड़छाड़ की वजह से वहां पर इन प्राकृतिक आपदाओं का आना संभव है। तो ये उनका मानना है आलोचना करने वालों का। तो जिस पर नीति आयोग ने क्या तर्क दिया है, नीति आयोग का कहना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसके लिए जो परियोजना लाई जा रही है उससे पूरे विकास का क्षेत्र का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वो जो क्षेत्र है अंडमान निकोबार का वो रणनीतिक महत्व में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे और भी ज्यादा इजाफा हो सकेगा जब हम फ्री ट्रेड करना चाहेंगे और बाकी देशों के साथ में प्रतिस्पर्धा करने की जब हम बात करते हैं। इससे क्या हो सकता है, स्थायी और समग्र विकास को बढ़ावा मिल सकता है। स्थानीय लोगों का तो विकास होगा ही, इससे पूरे भारत का विकास हो सकता है। तो अपने जान लेते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित एक भारत का संघ राज्य है जिसमें लगभग छोटे बड़े 576, ठीक है, 576 द्वीप समूह है। इसके अंदर लगभग 100 चैनल है। ठीक है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से जब अलग होते हैं तो इसके अंदर 100 चैनल बनते हैं। ठीक है, इन द्वीपों को 2 प्रमुख द्वीप समूहों में बांटा गया है। सभी द्वीपों को उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ओके। अब देखो, भारत का सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो एक ही है जो कि हमें मिलता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर, जिसको बोलते हैं बैरन द्वीप। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पारिस्थितिक तंत्र में कठोर चट्टाने यानी चट्टानी प्रवाल की 555 प्रजातियां पाई जाती है, जो पर्यावरण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा लंबे समय तक मुख्य भूमि से अलगाव के कारण ये द्वीप कई प्रजातियों के उद्भव का हॉटस्पॉट बन चुका है और जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों स्थानीय प्रजातियां और उप प्रजातियां यहाँ पर विकसित हो चुकी है। ये मुख्य भूमि से अलग है। ठीक है, मुख्य भूमि से
ये भारत है और यहाँ पर साइड में है, ठीक है। ये मुख्य भूमि से अलग होने की वजह से यहाँ पर सैकड़ों स्थानीय प्रजातियां हैं और उप प्रजातियां विकसित हुई है, ये यहाँ की विशेषता है। तो आई होप आपको ये पूरा नीति आयोग के द्वारा किया गया जो परियोजना की घोषणा है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। पर्यावरण प्रभाव आकलन ने इसको मंजूरी दे दी है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पर अपने चलते हैं, जनजातीय स्कूलों का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जनजातीय स्कूलों का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ये हाल ही में भारत सरकार ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, भारत सरकार का जो जनजातीय मामलों का मंत्रालय है उसने और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए संयुक्त पहल को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि दो संस्थाओं ने इस ट्रांसफॉर्मेशन को जारी किया है। एक तो भारत सरकार का जनजातीय मामलों का मंत्रालय है उसने और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, ठीक है, मिलकर इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का जो रीजन है वो क्या है, जो पिछड़े वर्गों के लोग हैं, जो पिछड़े जनजातियों के जो लोग हैं, ठीक है, उनके जो बच्चे हैं वो डिजिटलाइजेशन से जुड़ सकें, ठीक है, कंप्यूटर सीख सकें ताकि वो आगे चलकर कौशल बन सकें, ठीक है। कौशल और समावेशी अर्थव्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए ही इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जो समझौता है वो आगे लाया गया है। इसे बच्चों स्कूल के अंदर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में बताया जाएगा, यानी कंप्यूटर्स के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। टीचर्स को और स्टूडेंट्स को इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी तक काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, जैसा कि ये रिपोर्ट कह रही है उसके हिसाब से, ठीक है। भारत सरकार ने जनजातीय मामलों के मंत्रालयों ने समावेशी और कौशल आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिहाज से हाल ही में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय और आश्रम स्कूल जैसे स्कूलों के लिए डिजिटल परिवर्तन को लेकर माइक्रोसॉफ्ट के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, ये लगभग 1998 में शुरू किया गया था, ठीक है। और आश्रम स्कूलों के लिए, उन स्कूलों के अंदर चेंजेस को लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ में ये समझौता किया है। भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालयों द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम है सफलता के लिए युवाओं का सशक्तिकरण। सफलता के लिए युवाओं का सशक्तिकरण एक प्रकार का कार्यक्रम है जिसे जनजातीय मंत्रालयों द्वारा चलाया जाता है। इसके तहत स्कूल और अन्य संस्थाओं के लिए डिजिटल कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी ऑनलाइन कार्यक्रम सफलता के लिए युवाओं का सशक्तिकरण के तहत माइक्रोसॉफ्ट के तहत ये समझौता किया गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अगली पीढ़ी का डिजिटल तकनीकों में शिक्षकों और छात्रों को हुनरमंद बनाना है। यानी कि जो लोग पिछड़ चुके हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, उन लोगों को, ठीक है, नई तकनीकी से जोड़ना है। इसके अलावा इस प्रयास से भारत में जनजातीय छात्रों को डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से आवश्यक कौशल मुहैया करवाया जाएगा। इसके माध्यम से जो लोग पिछड़ चुके हैं उनको जरूरी कौशल मुहैया करवाया जाएगा। ये AI और कोडिंग पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होने के बाद में एक नया अध्याय भी शुरू करेगा। इस कार्यक्रम के तहत पहले चरण में 250 EMRS स्कूलों को, EMRS स्कूल कौन से? एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा गोद लिया गया है, जिसमें से 50 EMRS जो स्कूल है उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा 500 टीचर्स हैं उनको भी प्रशिक्षित दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। 250 जो स्कूल हैं EMRS के जो स्कूल है उसे माइक्रोसॉफ्ट ने गोद ले लिया है, ठीक है, जिसमें से 50 स्कूलों को तो वो क्या करेंगे, परीक्षण देंगे, गहन ट्रेनिंग देंगे। उसके अलावा 50 टीचर्स को, 500 टीचर्स को भी क्या दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है क्या? इस योजना की शुरुआत 1998 में की गई थी भारत सरकार के द्वारा। एकलव्य आदर्श विद्यालय की योजना के तहत पहला स्कूल 2000 में खोला गया था महाराष्ट्र में, ठीक है। उल्लेखनीय है कि शिक्षा किसी भी देश और समुदाय के विकास के लिए सबसे जरूरी तत्व है। शिक्षा से ही सामाजिक और आर्थिक विकास संभव हो सकता है। अगर शिक्षा होगी तो फिर ही देश की अर्थव्यवस्था में शिक्षित लोगों का योगदान होगा, कौशल लोगों का योगदान होगा और अर्थव्यवस्था और भी विकसित हो सकेगी, है ना। आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ना, आदिवासी जो पिछड़ चुके हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें
शिक्षित करना नीति निर्माताओं के लिए हमेशा बड़ी चुनौती रहा है। ऐसी परिस्थितियों में जो समूह हैं जो पिछड़ गए हैं उनको लक्ष्य बनाकर वहां तक शिक्षा पहुंचाने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना लेके आए थे, जिसमें बालिकाओं को भी शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है, प्रोत्साहन किया गया है। शिक्षा के लिए नए आयाम खोले गए हैं। आश्रम स्कूल क्या होते हैं? आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार 2008 और 9 में आश्रम स्कूल को बढ़ावा दे रही है। आश्रम स्कूलों के अंदर लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए शिक्षा के अनुकूल वातावरण में शैक्षणिक सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आप ये पूरा पॉइंट समझ गए होंगे। अगर आपसे शिक्षा के क्षेत्र में पूछा जाए तो भारत सरकार का ये एक महत्वपूर्ण कदम है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय और आश्रम स्कूल। क्लियर है? अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। देखिए, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु स्वतंत्र कॉलेजियम की मांग की गई है कि जो निर्वाचन आयोग के सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति किसी स्वतंत्र कॉलेजियम के द्वारा की जाए, ना कि किसी के दबाव के अधीन। ठीक है, तो ये मांग की गई है, इसीलिए चर्चा का विषय है। प्रमुख बिंदु क्या है? सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र कॉलेजियम के गठन की मांग की गई है। याचिका में ये कहा गया कि भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं है, इसीलिए इनकी पारदर्शी नियुक्ति के लिए एक सक्षम प्रणाली होनी चाहिए कि इनका ना किसी पक्षपात पूर्ण के तहत नियुक्ति की जाए, जिससे कि ये क्या हो, स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सके, है ना, ताकि इस महत्वपूर्ण आयोग की स्वतंत्रता प्रभावित ना हो और ये निष्पक्ष होकर अपना कार्य कर सके। अगर ये किसी के अधीन, अगर किसी के प्रभाव के तहत ही इनका चयन किया जाता है तो उस व्यक्ति का या फिर उस संस्था का प्रभाव इस आयोग पर पड़ा रहेगा और जिसके तहत ये काम करेंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी स्वतंत्र कॉलेजियम के द्वारा इस आयोग के जो व्यक्ति हैं, आयुक्त जो हैं, उनका निर्वाचन होना चाहिए ताकि ये निष्पक्ष होकर अपना काम कर सके। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में, तो अब चयन कौन करता है? वर्तमान में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग के सदस्यों हेतु पहले भी बहुत सारी सिफारिशें की गई है। ठीक है, तो 1975 में विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु तटस्थ कॉलेजियम की सिफारिश की गई थी। इसके बाद 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति द्वारा भी इस पर सिफारिशें की गई थी। नीति आयोग के सदस्यों हेतु पूर्व में की गई सिफारिशें तो ये हमने देख लिया है। ओके, वर्ष 2009 में भी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु एक कॉलेजियम प्रणाली का सुझाव दिया था। सुझाव दिया गया, लेकिन इस पर कोई बात चल नहीं रही है और कोई बात मान नहीं रहा है। भारतीय निर्वाचन आयोग है क्या आज के समय में? भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, भारतीय संविधान में उल्लेखित है, इसीलिए संवैधानिक है। भारतीय संविधान में उल्लेखित नियमों और विनियमों के अनुसार भारत में चुनाव करवाने के लिए ये आयोग जिम्मेदार होता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग लोकतंत्र का निर्वहन और सफल संचालन सुनिश्चित करता है, और ये सफल संचालन तभी सुनिश्चित कर सकेगा जब ये स्वतंत्र रूप से अपना काम करेगा। इसे 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। याद रखना, 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग में एक ही मुख्य आयुक्त होता था, ठीक है, लेकिन वर्तमान में इसमें मुख्य आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त शामिल है। पहली बार इसके अंदर 3 को शामिल कर दिया गया, फिर उसके बाद में फिर से इसको कम कर दिया गया, एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त को रखा गया। लेकिन अब वर्तमान के अंदर इसके अंदर 3 सदस्य हैं, ठीक है, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त है और अन्य 2 हेल्पर हैं। ठीक है, 2 चुनाव आयुक्तों को साथ में नियुक्त किया गया है और 3 सदस्यीय आयोग है आज के समय में। आयोग के पास ऐसे उम्मीदवारों को प्रतिबंधित करने की शक्ति है जो तय समय के भीतर कानूनों के अनुसार निर्धारित तरीके से अपने चुनाव खर्चों का लेखा जोखा आयोग के सामने पेश करने में विफल रहते हैं। अनुच्छेद 103 के तहत अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श कर सकते हैं और 192 के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में राज्यपाल निर्वाचन आयोग से परामर्श कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रहेगा आपको। ओके, भारतीय निर्वाचन आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल। राष्ट्रपति के पास मुख्य चुनाव आयुक्तों और उनकी सलाह पर अन्य चुनाव आयुक्तों का चयन करने की शक्ति है, यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और मुख्य चुनाव आयुक्त की हेल्प से, उसकी सिफारिश से राष्ट्रपति ही
आयुक्तों का चयन करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु हो, जो भी पहले पूरा हो जाएगा वो रिटायर कर दिए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन भत्ते उपलब्ध होते हैं। जिस प्रकार के वेतन भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मिलते हैं, उसी प्रकार के वेतन भत्ते निर्वाचन आयोग के सदस्यों को मिलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति ही इनको नियुक्त करता है, राष्ट्रपति इनको हटाता है, लेकिन संसद द्वारा अगर इस पर महाभियोग का प्रस्ताव जारी किया जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना अन्य आयुक्तों को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। जो हेड है, निर्वाचन आयोग का जो हेड है, ठीक है, उसकी सिफारिश के बिना, उसकी हेल्प में जो लगे हुए अन्य आयुक्त हैं, उनको हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये पूरा पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि निर्वाचन आयोग के लिए, ठीक है, उसकी नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र कॉलेजियम होना चाहिए। ये कहने की पूरी बात इसके अंदर शामिल की गई है, आप इसे पढ़ लेना। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसका जो हेड है इस टाइम, अध्यक्ष जो है वो है चीन, और इसकी बैठक हुई थी अभी इजराइल फिलिस्तीन का जो संघर्ष हुआ है उसको लेकर बैठक हुई थी। ठीक है, बैठक आयोजित की गई है, चीन ने बुलाई थी ये बैठक और ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बैठक का नियोजन किया गया था। चीन के प्रयासों के चलते हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्षों को लेकर संयुक्त राष्ट्र परिषद की बैठक आयोजित की गई। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र परिषद का अध्यक्ष चीन ही है, तो चीन ने बुलाई थी और अध्यक्ष भी चीन ही है। इस बैठक का जो वर्चुअल रूप हुआ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम के सभी सदस्य शामिल थे, जिसके अंदर सभी सदस्य कितने हैं, पूरे 15 सदस्य हैं। 15 में से 5 जो हैं वो स्थायी है, परमानेंट है, और 10 जो सदस्य हैं वो अस्थायी है। हालांकि इस बैठक में कोई संयुक्त वक्तव्य जारी नहीं हो सका, क्योंकि इसके अंदर ये बैठक बुलाई ही इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष को लेकर बुलाई गई थी, तो सभी देशों ने अपनी महत्वपूर्ण राय दी है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत ने भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति की अपील की है। भारत ने कहा कि वो अपनी पूर्ववत नीतियों के तहत फिलिस्तीन को एक देश के रूप में स्वीकार करता है, ठीक है, मान्यता देते हैं। इस बैठक में कई देशों ने इजराइल द्वारा फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में जो सैनिक कार्रवाई की जा रही है उस पर विरोध किया था। तो अब तक ये पूरा निपट चुका है, तो इस पर कुछ ज्यादा बात करने की बनती नहीं है ना। तो संयुक्त राष्ट्र परिषद के बारे में अपने जान लेते हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस वक्त विश्व में सामूहिक सुरक्षा का कोई सिद्धांत नहीं था कि सभी देश मिलके एक दूसरे की रक्षा करेंगे, पूरे विश्व की रक्षा करेंगे, ऐसी कोई सिद्धांत नहीं था। प्रत्येक देश अपनी ही सुरक्षा करता था, किसी दूसरे की देश की सुरक्षा करने का किसी को कोई मतलब नहीं है। इससे अगर खुद की कोई सुरक्षा करने की बात करता है तो उससे क्या होता है, कई नुकसान होने लगते हैं। देशों के बीच में हथियारों की होड़ लगने लगती है, लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, जिससे युद्ध की संभावना बनी रहती है। प्रथम विश्व युद्ध के तहत भी भारी तबाही देखते हुए लीग ऑफ नेशन का सिद्धांत आया था, राष्ट्र संघ का सिद्धांत आया था, लेकिन ये लीग ऑफ जो नेशन है वो व्यवहारिक तौर पे काम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध फिर से हो गया। विश्व युद्ध को रोकने के लिए राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था, लेकिन राष्ट्र संघ अपने कार्यों को अच्छे तरीके से कर नहीं पाया, तो द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। तो अब देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अब लोगों को टेंशन होगी कि इतना नुकसान हो रहा है, तो सामूहिक सुरक्षा की प्रबल आवश्यकता महसूस हो गई, जिसकी वजह से 1945 में संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का निर्माण हुआ, संयुक्त राष्ट्र परिषद। तो अब सुरक्षा की बात आ रही है, तो इसके अंदर एक सुरक्षा का गठन किया गया परिषद का। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ सभी राष्ट्रों का संघ है मिला हुआ, इसके अंदर एक परिषद का गठन किया गया जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था, तो सुरक्षा परिषद का गठन किया गया था। और ये जो परिषद, ये काफी महत्वपूर्ण अंग है जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। इस प्रकार कहा जाता है कि यूएनसीसी जो है, यूएनएससी जो है वो संयुक्त राष्ट्र का नाभिक अंग है। अगर संयुक्त राष्ट्र परिषद का कार्य प्रभावी होता है तो संयुक्त राष्ट्र के संघ के सभी कार्य गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। ठीक है, यही कारण है कि
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की बात की गई है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र जैसा महत्वपूर्ण बहुपक्षीय जो संस्था है वो प्रासंगिक बनी रहे। बस ये ही इतना चल जाएगा कि काम कहने की बात यह है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कोई काम को प्रभावित करती है, अगर उसके काम को कोई प्रभावित करता है, तो जो पूरा का पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ है वो पूरा का पूरा प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो बाकी काम है वो भी प्रभावित हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो इसके अंदर कमियां हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो कमियां हैं उन कमियों को कम किया जाए। ठीक है, ताकि संयुक्त राष्ट्र जैसी बहुपक्षीय संस्था जो है वो बनी रहे, उसका कोई मतलब कि विनाश ना हो, खत्म ना हो। ठीक है, वो उसकी प्रासंगिकता बनी रहे। ऐसे नहीं है कि टेम्परेरी रूप के अंदर इसको यूएनओ को बनाया हुआ है और चलो भाई बनी हुई है, ठीक है, लेकिन उसका एक वास्तविक रूप होना चाहिए, वो व्यवहारिक तौर पर काम करती हुई दिखनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को महान शक्ति क्लब भी कहा जाता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र परिषद में 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य बदलते रहते हैं और इनके पास वीटो शक्ति भी नहीं होती है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का चुनाव 2 वर्षों के लिए हुआ है, 2021-22 के लिए हुआ था। ठीक है, तो ये है संयुक्त राष्ट्र परिषद, ये हमें पढ़ना जरूरी है। ओके, इसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अब बात करते हैं विशिष्ट असुरक्षित जनजातीय समूह के बारे में। देखिए, ये जो विशिष्ट असुरक्षित जनजातीय समूह है ये कोरोना से प्रभावित हो चुका है। वैसे ही इनकी संख्या काफी कम है, संख्या कम है तो इसीलिए कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। प्रभावित होने की वजह से अब इनकी संख्या में और भी कमी ना हो जाए, इसीलिए चर्चा का विषय है। तो कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ओडिशा के राज्य के कई विशिष्ट असुरक्षित जनजातीय समूहों में भी कोरोना का संक्रमण जो है वो फैल चुका है। भारत में इस समय कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर चल रही है, जिससे ओडिशा का है ये ओडिशा राज्य के विशिष्ट असुरक्षित जनजातीय समूहों में भी कोरोना का संक्रमण फैल गया है। ये कोई एक समूह नहीं है। ठीक है, इसके अंदर लगभग 62 जनजातियां हैं, लगभग 62 जनजातियां हैं, लेकिन इस 62 जनजातियों में से बोंडा जनजाति, डोंगरिया, कोंद जनजाति जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। बोंडा जनजाति और डोंगरिया कोंद जनजाति है, ये काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। ओडिशा के अंदर लगभग 62 जनजातीय समूह हैं, जिसमें से 13 को विशिष्ट असुरक्षित जनजातीय समूह घोषित किया गया है। पूरे 62 है, जिसमें से 13 जो है विशिष्ट हैं। ठीक है, विशिष्ट असुरक्षित जनजातीय समूह है। ये विशिष्ट बोले कैसे जाते हैं, देखिए, विशेष रूप से जो कमजोर होता है उसको बोला जाता है विशिष्ट असुरक्षित जनजातीय समूह। ठीक है, ये जो होती है जनजाति जो होती है, भारत में फैली जनजातियों के ऐसे समूह होते हैं जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में पूरे तरीके से संवेदनशील होते हैं, बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। यानी इनकी संस्कृति खत्म होने का खतरा होता है, इनका समाज खत्म होने का खतरा मंडरा रहा होता है। भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है, देश में जो पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह है, उनको अधिसूचना करने के लिए मानदंडों का प्रयोग करता है। यानी किन किन जनजातियों को हम विशिष्ट कह सकते हैं, विशिष्ट असुरक्षित जनजातियां हम किन किन को कह सकते हैं, उसके लिए ये मानदंड प्रस्तुत करता है, जिसमें वो कहते हैं कि प्रौद्योगिकी स्तर से पूर्व कृषि स्तर। कहने का मतलब क्या है कि आज के टाइम में जो कृषि है वो उसके अंदर टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, लेकिन कुछ जनजातियां ऐसी है जो इन टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इन टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करने की वजह से उनका उत्पादन जो है वो कम होता जा रहा है, और उत्पादन कम है तो उनके पास अधिशेष की संख्या बिल्कुल भी नहीं है, अधिशेष उत्पादन नहीं है, बस वो अपना भरण पोषण के लिए ही खेती करते हैं। एक तो वो जनजातियां होगी, दूसरी है इनकी जनसंख्या वो निरंतर कम होती जा रही है, बहुत ही कम, ये पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी आगे नहीं है, शिक्षा के स्तर की इनके अंदर काफी कमी है। ठीक है, शिक्षा का स्तर जो है वो काफी पिछड़ चुका है। अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर, यानी अर्थव्यवस्था के निर्वाह स्तर की बात हम करें कि ये आर्थिक क्रियाएं करते हैं सिर्फ उसी लिए जितना कि इनका जीवन यापन हो जाए, खाने के लिए बस ये अपना डेली का काम करते हैं, उतना ही काम करते हैं जितना कि इनके पास खाने के लिए आ जाए, चाहे पूरा दिन निकल जाए, चाहे सुबह ही इनको मिल जाए। इनके पास में कोई अधिशेष नहीं होता, यानी सरप्लस इनके पास में होता नहीं है। ठीक है, तो भाई इसके लिए अन्य तथ्य भी हैं। भारत सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इस समूह के लिए उपयुक्त मानदंडों के आधार पर वर्तमान देश में कितने हैं,
75 पीवीटी समूह को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया है। तो पूरे देश में 75 विशिष्ट, ठीक है, समूह हैं, जनजातीय समूह हैं। तो ये जो समूह होते हैं देश के 18 राज्यों और एक संघराज्य क्षेत्र के अंदर निवास करते हैं। 18 राज्यों में है और एक संघराज्य यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी एक विशिष्ट जनजाति, असुरक्षित जनजाति निवास करती है। राज्यों में सबसे ज्यादा जो पीवीटी समूह है, पीवीटीजी समूह जो है वो ओडिशा के अंदर है, 13 है। राजस्थान, मणिपुर और त्रिपुरा में एक एक समूह है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 5 है, ठीक है, 5 पीवीटीजी समूह है और ये इनके नाम दिए हुए हैं। देश में पीवीटीजी की संख्या लगभग 27,68,022 है। 12 पीवीजीटी ऐसे हैं जिनकी संख्या केवल 50,000 ही है और इससे भी कम है। राजस्थान में सबसे ज्यादा निवास करते हैं ये, जनसंख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है, जिसको सहारिया कहते हैं। लेकिन जो अंडमान निकोबार में है उनकी संख्या तो केवल 39 और 43 ही है। तो ये था पूरा का पूरा जनजातीय विशिष्ट असुरक्षित जनजातीय समूह पर पूरा सिस्टम, जिसे आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे, किन मानदंडों के आधार पर इनको विशिष्ट असुरक्षित जनजातीय कहा जाता है ना। तो क्लियर है यहाँ पर। तो अब बात करते हैं भारतीय अनुच्छेद का 164वां अनुच्छेद। ये अनुच्छेद काफी चर्चा का विषय रहा है क्योंकि केरल की सरकार ने कहा है कि ऑनलाइन शपथ ग्रहण किया जाए। अगर आपको कोई मंत्री आते हैं तो उन मंत्रियों को शपथ ग्रहण करने के लिए भौतिक रूप से प्रस्तुत होना आवश्यक नहीं है, ऐसा केरल में कहा गया है। तो ये चर्चा का विषय बन गया है। केरल में नई सरकार के ऑनलाइन शपथ ग्रहण की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इसके साथ ही न्यायविदों ने कहा है कि ऑनलाइन माध्यम से सत्ता ग्रहण करने में सरकार के लिए कानूनी रूप से कोई बाधा नहीं है। इस संबंध में संवैधानिक प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 164(3) के अनुसार किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल तीसरी अनुसूची के अंदर जो भी प्रयोजन दिए गए हैं उसके तहत मंत्री को पद और उसकी गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। ऑनलाइन माध्यम से शपथ ग्रहण आयोजन पर कोई प्रतिबंध नहीं है क्योंकि संविधान में भौतिक माध्यम से शपथ लेने पर कोई जोर नहीं दिया गया है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई है? आवश्यकता इसलिए पड़ गई है क्योंकि आज के समय में कोविड-19 खतरनाक प्रसार के रूप में बढ़ रहा है, ठीक है, जिसे शपथ ग्रहण करना ऑनलाइन माध्यम का जिसमें कहा गया कि ऑनलाइन माध्यम से शपथ ग्रहण की जाए, ठीक है। इसके अलावा संविधान के निर्माताओं ने ऑनलाइन दुनिया के आगमन की परिकल्पना नहीं की थी, जिस वजह से वो ऑनलाइन माध्यम को संविधान के अंदर लिख नहीं पाए, ठीक है। इस वजह से आज की ये जरूरत है कि ऑनलाइन को बढ़ावा दिया जाए। क्लियर है? ओके, हाँ जी। तो बात कर रहे हैं क्वाड की, ठीक है। क्वाड के विरुद्ध चीन की गुटबंदी। क्या बात कर रहे हैं? क्वाड के विरुद्ध चीन की गुटबंदी, ठीक है। चीन ने गुटबंदी करना शुरू कर दिया है क्वाड के विरुद्ध। सबसे पहले तो बता देते क्वाड क्या होता है, ठीक है। क्वाड पहले मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ करती थी अमेरिका और भारत के बीच में, ठीक है, अमेरिका और भारत के बीच में, ठीक है। अब अमेरिका ने ठेका ले रखा है, अमेरिका की जिम्मेदारी है जापान की सुरक्षा की, तो भाई इस क्वाड के अंदर जापान भी शामिल हो गया। जापान के साथ साथ में यहाँ पर एक देश और जिस पर साइबर अटैक चीन द्वारा किया गया था, ऑस्ट्रेलिया भी इसके अंदर आके शामिल हो गया और ये 4 राष्ट्र मिलकर एक गुट का गठन करते हैं जिसको क्वाड कहा जाता है। तो भाई इसके विरुद्ध अब चीन को जलन होने लग गई है। चीन को पता चल गया है कि मेरे विरुद्ध ये राष्ट्र इकट्ठे होके अब काम करना शुरू कर दिया इन्होंने मेरी नीतियों के खिलाफ। तो अब उसने अन्य देशों को भड़काना शुरू कर दिया कि आप इस गुट के अंदर जाएंगे नहीं। तो भाई अभी हाल ही के अंदर चीन के जो राजदूत थे ली जिमिंग ने चेतावनी दी है बांग्लादेश को कि अगर बांग्लादेश चीन विरोधी गुट क्वाड में शामिल होता है तो द्विपक्षीय संबंध रिश्ते जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित होंगे, ठीक है। चीन ने बांग्लादेश को कहा, देखिए हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपके देश के अंदर, ठीक है, वो आपके देश के विकास के लिए बेहतर है। अगर आपको आपके देश के अंदर विकास चाहिए और हमारा साथ चाहिए तो आप कभी भी
चीन के जो विरोधी गुट है उसके अंदर शामिल नहीं होंगे और विरोधी गुटों के अंदर क्वाड है। ठीक है, तो भाई बांग्लादेश ने कहा कि भाई पहली बात तो ये है, बांग्लादेश की जो नीति है वो गुट निरपेक्ष है, हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। दूसरी बात ये है, संतुलनवादी सिद्धांत पर आधारित है, बैलेंस वाइज, ठीक है ना, बैलेंस बनाकर हमारी जो विदेश नीति है वो काम करती है, हम किसी के बातों के आधार पर हम काम नहीं करते हैं। ठीक है, वो उसी के हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, किसी की बातों के हिसाब से आगे नहीं बढ़ेगा, ये बांग्लादेश ने कहा। तो भाई इसका क्या कारण है, देखो क्वाड के जो सदस्य देश है जरूरत के मुताबिक क्वाड के रणनीतिक विस्तार पर सहमत है कि देखिए क्वाड के जो देश हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं वो उसके हिसाब से अपना रणनीतिक विस्तार कर सकती है, जितना वो चाहे अन्य देशों को भी उसमें ऐड कर सकती है। हमारी जो ज़रूरतें हैं अगर वो दूसरा देश पूरा कर रहा है तो उसे हम अपने गुट में शामिल कर सकते हैं, इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम है। तो भाई चीन को ऐसा लग रहा है कि ये जो देश है इसका हेड है अमेरिका। ठीक है, और अमेरिका क्या है, कॉम्पिटिटर है चीन का। ठीक है, चीन कहता कि चीन के विस्तार को प्रशांत और हिंद महासागर में रोकने के लिए अमेरिका की अध्यक्षता में इस गुट का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, वो अपने सहयोग को बढ़ाने और जरूरत के मुताबिक अन्य देश पर चर्चा करने के लिए तैयार है, इसलिए ऐसा कहा है अमेरिका ने। अब देखो बांग्लादेश और मालदीव दोनों देश सड़क और पुल, नेटवर्क, अस्पताल, ये सारी चीजें अपने देश में बना रहे हैं, जिसके अंदर जापान ने बोला कि भाई हम आपके देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो भाई चीन को लगा कि ये देखो मेरे अलावा यहाँ पर और कोई चौधरी बनने के लिए क्यों आ गया, तो भाई बांग्लादेश और मालदीव जैसे देशों के अंदर अगर कोई और देश, जापान जैसा देश इन्वेस्ट कर रहा है तो इसे लेकर चीन के अंदर क्या होगी, बौखलाहट उत्पन्न होने लगी। तो भाई ठीक है, तो चीन का मानना है कि क्वाड जो है उसे लक्ष्य करके बनाया गया है। ठीक है, चीन को लगता है कि क्वाड का जो समूह है वो चीन को लक्ष्य करके बनाया गया, चीन को टारगेट करके बनाया गया, क्योंकि इसके अंदर जो 4 सदस्य देश है ना, इसके अंदर जो 4 राष्ट्र जुड़े हैं, अमेरिका तो वैसे ही नहीं चाहता कि चीन का विस्तार हो हिंद महासागर के अंदर और प्रशांत महासागर के क्षेत्र के अंदर। फिर भारत के साथ में तो उसके सीमा संबंधी विवाद कई सालों से चल ही रहे हैं। फिर बात आती है जापान की। जापान जैसे छोटे देश ने हजारों साल पहले चीन जैसे बड़े देश को हराया था, तो जापान के साथ में तो चीन का जो मामला है वो हजारों सालों पुराना है। फिर बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इसमें अंदर क्यों शामिल हो गया, पिछले साल चीन द्वारा ऑस्ट्रेलिया पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे, कुछ धमकियां दी गई थी, हालांकि साइबर अटैक जैसे कांड कह सकते हैं अपने चीन द्वारा किए गए थे ऑस्ट्रेलिया से, इसीलिए ये चारों देश जो है इसीलिए इकट्ठे हुए, ये मानना है चीन का। ठीक है, फिर भी चीन कहता है कि चीन के रणनीतिक हितों के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, ये जो क्वाड है। तो फिर भारत ने कहा कि देखिए चीन भाई साहब, ये जो क्वाड है ये किसी भी देश के खिलाफ नहीं है। ठीक है, लेकिन चीन जो है वो मानता ही नहीं है। तो भाई अब चीन बांग्लादेश को क्यों धमका रहा है, बांग्लादेश को कहने का उसका क्या हिम्मत है, तो देखो भाई हिम्मत है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर उसने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है, बांग्लादेश को विकासशील देश को विकसित करने के उद्देश्य से उस देश के अंदर काफ़ी इन्वेस्ट कर दिया है। इसीलिए वो क्या कह रहा है कि हमने भाई तुम्हें पैसा दिया, अब देखो तुम हमारे हिसाब से काम करो। तो फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार चीन बांग्लादेश में 30 अरब डॉलर की परियोजना लेकर आया है। इस 30 अरब डॉलर की परियोजना के अंतर्गत वो क्या कर रहा है, गंगा नदी पर 6 किलोमीटर लंबा पुल बना दिया उसने। 30 अरब डॉलर परियोजना के अंतर्गत गंगा नदी पर उसने 6 किलोमीटर लंबा पुल बना दिया। ठीक है, ये क्या करेगा, बांग्लादेश में दक्षिणी और उत्तरी बांग्लादेश को जोड़ने का काम करेगा, दक्षिणी और उत्तरी बांग्लादेश को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, किसके तहत, सड़क और रेल के जरिए। तो भाई ये बांग्लादेश बना है, उसके बाद में सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि बांग्लादेश के अंदर, ये पहली इंजीनियरिंग उपलब्धि है जो बनकर तैयार हो चुकी है, इसीलिए क्या है, चीन का दबदबा है बांग्लादेश के अंदर। तो भाई अब समझते हैं अपने भारत को इससे क्या परेशानी है, भारत को क्या परेशानी हो सकती है इससे, भारत को करना क्या चाहिए ऐसे मौके पर। तो देखिए पहले अपने समझें कि भारत को क्या करना चाहिए, हमें पहले समझ लेना चाहिए कि क्वाड क्या होता है। क्वाड जो समूह है वो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत है। ठीक है,
भारत से बना हुआ एक समूह है। इसे अनौपचारिक रणनीतिक गठबंधन भी कहा जाता है। अनौपचारिक यानी इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, कोई इसका अध्यक्ष नहीं है, कोई इसकी सालाना बैठक नहीं होती है, कोई इसके लिए रूल रेगुलेशन नहीं बनाए गए हैं। तो ये है अनौपचारिक गठबंधन, ठीक है। इसे चीन और रूस विरोधी, चीन विरोधी गुट कहते हैं। वो कहते हैं ये विरोधी गुट है चीन का, चीन भी कहता है, रूस भी कहता है। रूस ने तो यहां तक कह दिया कि जो भारत इसके अंदर फंसा है ना, वो मोहरा बन के फंस गया है, ठीक है ना, पश्चिमी देशों का मोहरा बन गया है। चीन विरोधी जो मुहिम चला रखी है ना पश्चिमी देशों ने, अमेरिका ने, जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने चीन विरोधी जो मुहिम चला रखी है, उसका एक मोहरा बन गया है भारत को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था। लेकिन भारत ने इस पर टिप्पणी करके इस बात को खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मोहरा वोहरा हम किसी का बनते नहीं है, हम अपने दिमाग से काम करते हैं, ठीक है। तो क्वाड को एशिया पैसिफिक में चीन की बढ़ती ताकत से मुकाबला करने वाली अमेरिकी रणनीति के तौर पर देखा जा सकता है। देखिए, इस बात को हम बिल्कुल भी टाल नहीं सकते हैं, बिल्कुल इसे खारिज नहीं कर सकते कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। अगर ये 4 देश शामिल हुए हैं तो ये चीन के विरोधी ही हैं। चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए, उसकी पावर को कम करने के लिए ये समय है कि इन देशों को इकट्ठा होना जरूरी है। हाल ही में इस समूह में वर्चुअल मीटिंग हुई थी जिसमें चारों देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल हुए थे। इस हालत में भारत को क्या करना चाहिए? क्या भारत को इसके अंदर से बाहर आ जाना चाहिए? जिस तरीके से भारत का परम मित्र जो रूस है वो आलोचना कर रहा है कि भारत को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, भारत को किस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए? देखो, भारत को मुझे नहीं लगता कि इसे बाहर आना चाहिए। मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से मैं कहना चाहूँगी कि भारत को सबसे पहले, अगर इसके अंदर शामिल ही है भारत, तो भारत को कहना चाहिए कि वो इसे औपचारिक स्वरूप प्रदान करे, ठीक है। सदस्यों से वार्ता करनी चाहिए कि क्वाड को एक औपचारिक स्वरूप मिलना चाहिए, क्योंकि क्वाड के गठन से क्या होगा, उसके जो निर्धारित जो उद्देश्य है उनको प्राप्त करने में उसकी हेल्प मिलेगी, ठीक है। हालांकि देखो, दूसरे देशों को जोड़ने में, अलग अलग देशों को जोड़ने में अब कोशिश शुरू कर देनी चाहिए कोशिश। जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया, इन सब देशों को इस क्वाड समूह के अंदर जोड़ लेना चाहिए। हालांकि अगर हम कहें कि ये देश क्यों शामिल होंगे, चीन का इनके ऊपर काफ़ी दबाव है, दबदबा है, लेकिन इन देशों को अगर हम समझाएं, देखिए हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर कहा गया था कि चीन तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा था, जिसके अंदर कोरोना वायरस को वो जैविक हथियार के रूप में यूज करने वाला था, ठीक है। इस तरीके की जो रिपोर्ट्स है उसको आधार बना के और हम कह सकते हैं कि जो चीन की जो साम्राज्यवादी नीति है और उसकी जो आर्थिक नीति जो है उसको समझाते हुए अन्य देशों को चीन की मंशा से क्या करवा सकते हैं, परिचित करवा सकते हैं और उन लोगों को क्वाड में शामिल होने का प्रस्ताव दे सकते हैं। इससे पहले कि ज़्यादा टाइम हो जाए, ठीक है, चीन अपनी शक्ति के आधार पर अन्य देशों में चला जाए और कहे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से, ठीक है, दूसरे देशों को भड़काए कि आपको क्वाड में शामिल नहीं होना चाहिए। इससे पहले क्वाड को औपचारिक स्वरूप प्रदान करके अन्य देशों को इसमें शामिल करना चाहिए। ओके, तो आई होप ये पूरा पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये हमारे जीएस पेपर 2 में काफ़ी हेल्प करेगा हमारी। ओके।